हेलो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 का गद्य खंड का पाठ पढ़ेंगे। स्पीति में बारिश। ये जो पाठ है बच्चों, ये कृष्णनाथ जी ने लिखा है। तो मैं पहले आपको कृष्णनाथ जी का जीवन परिचय के बारे में बताऊंगी, फिर स्पीति में बारिश को हम जो पाठ का सार है उसको हम सारांश जो है उसको सार को संक्षेप में समझेंगे। बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आप तक सारी वीडियो मेरी पहुंच सके, और शेयर लाइक करिए ताकि और बच्चे इसको पढ़ सकें। कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि पाठ आपको समझ में आया, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूं कि सरल शब्दों में इस पाठ को आपको समझा सकूं। तो देखिए, सबसे पहले हम कृष्णनाथ जी का जीवन परिचय को पढ़ते हैं। कृष्णनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1934 ईस्वी में हुआ। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA की। इसके बाद इनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। वे अर्थशास्त्र के विद्वान और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। इनका अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर अधिकार है। वे दोनों भाषाओं की पत्रकारिता से जुड़े रहे। ये हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में भी कई वर्ष तक रहे। इन्होंने अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया। इन्हें लोहिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी रचनाएं जो हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिकल्पना, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बोध निबंधावली। इसके अलावा इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन भी किया। साहित्यिक परिचय देखिए। कृष्णनाथ उच्च कोटि के रचनाकार थे। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की तथा बौद्ध धर्म व भारतीय मिथकों से जुड़े स्थलों की योजना व खंगालना शुरू किया। इन्होंने अपनी इस यात्रा को शब्दों में बांधा। वे वहां की विशेष स्मृतियों को भी उघाड़ते हैं। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक्कर बैठी विस्मृत सी स्मृति मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो। इनकी यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए है। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। जो लोग इन स्थानों की यात्रा कर चुके हैं वे कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़कर अपनी यात्रा को पूरा मानेंगे। तो बच्चों, ये जो पाठ है स्पीति में बारिश, ये भी एक यात्रा वृत्तांत है। मतलब इसमें आपको ऐसा लगेगा जैसे आप वहीं पर हैं बिल्कुल। तो लेखक जो है इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है कि हमें ऐसा लगता है जो हमारी जो स्पीति है हम उसी इलाके में ही हैं, हमारे आसपास वो इर्द गिर्द वही सारी चीजें घूमने लग जाती हैं। पाठ प्रवेश देखिए। ये पाठ जो है यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है। ये स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने यहाँ की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु व भूगोल का वर्णन किया है। ये एक दूसरे से संबंधित है। उन्होंने दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों की कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन जाता है। तो बच्चों, ये पाठ प्रवेश था। अब हम पाठ के सार को मैं आपको विशेष बिंदुओं के माध्यम से समझाऊंगी, जिससे कि आपको ये पाठ जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए पाठ के सारांश को। बच्चों, मेरा जो ये भाषा ज्ञान वाला चैनल है ये सोशल मीडिया पे भी है। आप इसे इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर आदि पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिए। स्पीति में के सारांश को समझते हैं। स्पीति में बारिश पाठ में स्पीति घाटी के मनोरम यात्रा दृश्यों का, परिस्थितियों का सादी सरल भाषा में चित्राकर्षक वर्णन किया है। और देखिए, पहला है इसका संचार साधनों का प्रभाव। लेखक बताता है कि हिमालय प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील स्पीति है। ऊंचे दर्रों व कठिन रास्तों के कारण इतिहास में इसका नाम कम ही रहा है। आजकल संचार के आधुनिक साधनों में वायरलेस के जरिए ही केलंग व काजा के बीच संबंध रहता है। केलंग के बादशाह को हमेशा अवज्ञा या बगावत का डर रहता था। यह क्षेत्र प्राय स्वायत्त रहा है, चाहे कोई भी राजा रहा हो। इसका कारण यहाँ का भूगोल है। भूगोल इसकी रक्षा तथा संहार करता है। पहले राजा का हरकारा आता था तो उसके आने तक अल्प वसंत बीत जाता था। हरकारा का मतलब है बच्चों इसमें डाकिया या जो संदेशवाहक होता है उसको हरकारा बोलते हैं। तो ये आप थोड़ा सा शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब क्या है। तो जोरावर सिंह हमले के समय स्पीति के घर छोड़कर भाग गए थे। तो उससे यहाँ के जो घरों और विकारों को जो लूटा था उसके बारे में यहाँ पे आपको ये बताया गया है। अब अगला हमारा है विरल जनसंख्या और प्रशासन। स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। सन 1971 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 7,196 तथा क्षेत्रफल 2,155 वर्ग मील है। 1901 में यहाँ 3,231 लोग थे। अब यहाँ 34,000 लोग हैं। लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल
12,1210 वर्ग किलोमीटर है। यह जनसंख्या प्रति वर्ग मील बहुत कम है। भारत को यहाँ का प्रशासन ब्रिटिश राज से मिला। अंग्रेजों ने 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह से यहाँ का प्रशासन लिया था ताकि वे पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में जा सकें। लद्दाख मंडल के समय यहाँ का शासन स्थानीय राजा नोनो द्वारा चलाया जाता था। अंग्रेजी काल में कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से नोनो काम करता था। स्थानीय लोग इसे अपना राजा मानते थे। 1873 ईस्वी में स्पीति रेगुलेशन में लाहुल व स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। यहाँ पर अन्य कानून नहीं होते थे। यहाँ के नोनो को मालगुजारी इकट्ठा करने तथा छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करने का अधिकार दिया गया था। उससे ऊपर के मामले में कमिश्नर के पास भेज देता था। 1960 ईस्वी में इस क्षेत्र को पंजाब राज्य में तथा 1966 में हिमाचल प्रदेश बनने के बाद राज्य के उत्तरी छोर का जिला बनाया गया था। तो बच्चों पॉइंट्स में इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें जो है पूरी यात्रा बता मतलब उन्होंने पूरी स्थिति का, वहाँ की स्थिति, जलवायु, मौसम, ऋतु, फसलें क्या थी, सबका वर्णन किया है लेखक ने इस पाठ में। तो आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए वहाँ का पर्यावरण जो था वो कठोर था। तो कठोर पर्यावरण स्पीति में 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यहाँ चारों तरफ पहाड़ है। इसकी मुख्य घाटी स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति नदी तिब्बत की तरफ से आती है और किन्नौर जिले से बहती हुई सतलुज में मिलती है। लेखक पारा नदी पिन की घाटी के बारे में भी मानभाई से सुना है। यहाँ ये क्षेत्र जो है अत्यंत भीड़ और वीरान है। यहाँ लोग रहते कैसे हैं, स्पीति के बारे में बताते हैं। यह सवाल लोग लेखक से पूछते हैं। ये क्षेत्र जो है 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं। वे एक फसल उगाते हैं तथा लकड़ी व रोजगार भी नहीं, फिर भी वे यहाँ रह रहे हैं क्योंकि वे यहाँ रहते आए हैं अब तक। तो यह तर्क से परे की चीज है। स्पीति के पहाड़ लाहुल से अधिक भव्य, ऊंचे व नंगे हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का अंतर्नाद जमा हुआ है। यहाँ हिम का अंतर्नाद है, ठिठुरन है और व्यथा है। स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। यह हिमालय का तलुआ है। लाहुल समुद्र से 10,535 फीट ऊंचा है। तो स्पीति 12,996 फीट ऊंचा। स्पीति घाटी को घेरने वाली पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई हमारी जो है 16,221 है और से लेकर 16,500 फीट तक है। दो चोटियाँ 21,000 फीट से भी ऊंची हैं। इन्हें 12 लचा श्रेणियाँ कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियाँ कहते हैं। शायद बौद्धों के माने मंत्रों के नाम पर इनका नामकरण किया गया हो। यहाँ पे ये बौद्ध धर्मों का जो बीज मंत्र है ओम मणि पद्मे हूँ, इसका जो है बहुत ज़्यादा जाप हुआ। तो ये माना जाता है कि इसी के नाम से इनका जो है यहाँ पे नाम पड़ा है। अगला देखिए, नीक वातावरण। उत्तर दिशा की ओर से जो पर्वत श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए हैं उनकी ऊंचाइयां 16,221 फीट से 16,500 फीट है। इस पर्वत श्रेणी की दो चोटियां तो 21,000 फीट से भी अधिक ऊंची है। इन्हें जो है 12 लाचर श्रेणियां कहते हैं। लेखक ऊंचाइयों के आंकड़ों से अधिक वहां की नीरवता को लेकर चिंतित है। वे नव युवकों को इस घाटी में पर्यटन के लिए आमंत्रित करता है कि वे आकर यहाँ की ऊंचाइयों को न केवल नापे वरन अपने जोश खरोश, अमोद प्रमोद, कीड़ा कौतुक से भी इन घाटियों की स्थिरता और नीरवता को भंग करें, कुछ हलचल ला दें। ये घाटी बूढ़े लामाओं के मंत्रोच्चार के कारण उदास सी दिखती हैं। यदि युवक युवतियां यहाँ आकर मनोरंजक और मनोविनोद के क्षण व्यतीत करें तो यहाँ का जो अंतर्नाद है पिघले और वातावरण आनंदमय हो। मतलब लेखक इसमें कहना चाह रहा है कि नीक वातावरण मतलब यहाँ पे सब नीरस सा है, मतलब कुछ नहीं है क्योंकि लोग यहाँ आते ही नहीं है। तो वो कह रहा है कि यदि युवक युवतियाँ यहाँ पे आएंगे, यहाँ के ऊंचाइयों को देखेंगे तो यहाँ का जो वातावरण है वो भी ऐसा होगा कि आनंदमय होगा, लोग यहाँ आना चाहेंगे। तो लेखक उसके लिए अपने इस यात्रा वृतांत में युवकों को प्रेरित कर रहा है। अगला देखिए, केवल 2 ही ऋतु। यहाँ पे केवल 2 ही ऋतुएं होती हैं। जून से सितंबर तक अल्पकालिक वसंत ऋतु तथा शेष वर्ष जो है वो शीत ऋतु होता है। वसंत में जुलाई से औसतन तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीत में जनवरी से औसतन तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बसंत में दिन गर्म, रात ठंडी होती है। शीत ऋतु की ठंड की कल्पना
ही की जा सकती है। यहाँ वसंत का समय लाहुल से कम होता है। इस ऋतु में यहाँ फूल, हरियाली आदि नहीं आते। दिसंबर से मई तक बर्फ रहती है। नदी नाले जम जाते हैं। तेज हवाएं मुंह, हाथ व अन्य खुले अंगों पर शूल की तरह चुभती है। मतलब यहाँ का वातावरण वाकई में बहुत ही कठिन है यहाँ के लोगों के लिए रहने के हिसाब से। मानसून का ना पहुंचना, यहाँ मानसून की पहुंच नहीं है। यहाँ बरखा बाहर नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार ग्रंथ में से जो वर्षा ऋतु का वर्णन हटाना होगा, उसका वर्षा वर्णन लाहौल स्पीति के लोगों की समझ से परे है। वे नहीं जानते कि बरसात में नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं और मस्त हाथी चिंगारते हैं। जंगलों में हरियाली छा जाती है और वियोगिनी स्त्रियां तड़पती हैं। यहाँ के लोगों ने कभी पर्याप्त वर्षा नहीं देखी। धरती सूखी, ठंडी व बदता रहती है। अब देखिए यहाँ पे वर्ष में सिर्फ एक ही फसल होती है। क्या यहाँ पे सरसों, जौ, मटर और गेहूं प्रमुख है। इनमें से जो मुख्य है, मतलब जौ की जो फसल है वो मुख्य है। सिंचाई के साधन पहाड़ों से बहने वाले झरने हैं। स्पीति नदी का पानी काम में नहीं आता। स्पीति की जो भूमि है वो खेती के लिए की जाती है, बशर्ते यहाँ पर जो है पानी पहुंचाया जाए। यहाँ फल, पेड़ आदि नहीं होते। भूगोल के कारण स्पीति नंगी व वीरान है। यहाँ की जो फसलें हैं वो नहीं होती, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही फसल मुख्य रूप से की जाती है। स्पीति में बारिश का सुखद अनुभव। वर्षा यहाँ एक घटना है। लेखक इस घटना का वर्णन करता है। वह काजा के डाक बंगले में सो रहा था। आधी रात के समय में उसे लगा कि कोई खिड़की पर खड़ा है। उसने खिड़की खोली तो हवा का तेज झोंका मुंह व हाथों को छीनने सा लग गया। उसे पल्ला बंद किया तथा आड़ में देखा कि बारिश हो रही है। बर्फ की बारिश हो रही थी। सुबह उठने पर पता चला कि लोग उनकी यात्रा को शुभ बता रहे थे, क्योंकि वहां कभी बारिश ही नहीं हुई, लोगों को पता ही नहीं था। तो लेखक की जो ये यात्रा थी, वहां के लोगों को ये जो यात्रा थी संकेत दे रही थी कि उनकी यात्रा शुभ रही। यहाँ बहुत दिनों बाद बारिश हुई थी। तो बच्चों, ये था हमारा स्पीति में बारिश का जो वर्णन था, जो लेखक ने अपने इस यात्रा वृत्तांत में किया। आपको ये समझ में आया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।